हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्रो एकेडमी पर। आशा करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे हैं। एक बार जल्दी से आज के अपने इस प्यारे से सेशन में जुड़ेंगे। हम लोग रोजाना बातें करते हैं जीके या जीएस के बारे में, और इसी जीके या जीएस में हमारी सीरीज पहुंच चुकी थी स्टैटिक जीके तक। और स्टैटिक जीके की आज क्लास नंबर 11 है, यानी क्लास नंबर अंतिम है, लास्ट क्लास है। मैंने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो हम पीआरटी की बात करें, पीजीटी की, टीजीटी की बात करें, पीओन की बात करें, एलडीसी की बात करें, जूनियर असिस्टेंट की बात करें, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट या जेल वार्डर मेट्रोन की बात करें, इन सभी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए सारे के सारे प्रीवियस को एक सब्जेक्ट के माध्यम से आपको कराने का काम किया है, चैप्टर वाइज भी सब्जेक्ट वाइज भी। तो इसी के अंदर आज हमारे जो क्लास संख्या है वो क्लास संख्या क्या है, तो आप बोलेंगे 11 है। अगर ओवरऑल क्लास संख्या की बात करूं तो आप लोग बोलेंगे क्लास संख्या 72, यानी 72 दिन के अंदर मैंने आपको कंप्लीट जीएस करा दी है। जब 72 दिन में आपने कंप्लीट जीएस की है तो आपका ये दायित्व बनता है कि एक कॉपी लेके आए अच्छी सी। उस कॉपी के अंदर आप लोग इस क्वेश्चन को वन लाइनर फॉर्मेट में लिखे, विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है, तो आप लोग बोलेंगे एपीजे अब्दुल कलाम की है। और उसके बाद जो जो मैंने एडिशनल पॉइंट इसके बारे में लिखवाए हैं वो एडिशनल पॉइंट भी आप लोग अपने नोट्स में इंक्लूड करें, ठीक है। ये सारी इस लिहाज से तैयार की गई क्लास है कि आप लोग याद कर सके, क्योंकि मैंने भी याद करके आपको पढ़ाया है, तो आप लोग भी इसको लिख करके याद करेंगे, ठीक है। विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और प्रथम क्वेश्चन है, सभी बच्चे आंसर देंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे एक व्यक्ति के बारे में जिनका नाम क्या है, एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम की बहुत सारी किताबें हैं जो एग्जाम में आती है, मैंने आपको इनके बारे में बताया है। अब्दुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम, कौन कौन सी किताब है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले याद रखेंगे इनकी यू आर बोर्न टू ब्लॉसम। यू आर बोर्न टू ब्लॉसम इसकी किताब है, तो आप लोग बोलेंगे ये एपीजे अब्दुल कलाम की किताब है। ये किताब है टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट किसकी किताब है, एपीजे अब्दुल कलाम की किताब है। इसके बाद एक किताब है साइंटिस्ट टू प्रेसिडेंट। साइंटिस्ट टू प्रेसिडेंट किसकी किताब है, तो आप लोग बोलेंगे ये भी एपीजे अब्दुल कलाम की है। एक है इग्नाइटेड माइंड्स। इग्नाइटेड माइंड्स ये किताब भी किसकी है, तो आप लोग बोलेंगे एपीजे अब्दुल कलाम की है। एक किताब है फेलुअर इज अ टीचर। फेलुअर इज अ टीचर ये किताब भी किसकी है, तो आप लोग बोलेंगे ये किताब भी एपीजे अब्दुल कलाम की है। एक है इंडिया 2020, इंडिया 2020 ये किताब भी किसकी है, तो आप लोग बोलेंगे ये भी एपीजे अब्दुल कलाम की किताब है। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, एग्जाम में इन सब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मैंने ये सारी बुक्स लिख दी है, आप लोग याद रखेंगे किसकी है, एपीजे अब्दुल कलाम की है। एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा किताब लिखी गई है विंग्स ऑफ फायर, और ये किताबें भी एपीजे अब्दुल कलाम की है। एक व्यक्ति बराक ओबामा, इनकी भी किताब याद रखेंगे, बराक ओबामा की किताब है द ओडासिटी ऑफ होप। बराक ओबामा किताब का नाम क्या है, तो आप लोग बोलेंगे द ओडासिटी ऑफ होप। द ओडासिटी ऑफ होप किसकी किताब है, तो आप लोग बोलेंगे ये ओडासिटी ऑफ होप किताब है बराक ओबामा की। दो महिलाएं भी याद रखेंगे भाई, दो महिलाओं में एक महिला याद रखेंगे, सोनिया गांधी। सोनिया गांधी की एक किताब है, एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, किताब का नाम क्या है, राजीव। राजीव किसकी किताब है, तो आप लोग बोलेंगे सोनिया गांधी की किताब है। एक मेनका गांधी है, मेनका गांधी की बुक भी याद रखेंगे। मेनका गांधी की बुक का नाम क्या है, तो आप लोग बोलेंगे मेनका गांधी की बुक का नाम है हेड्स एंड टेल्स। हेड्स एंड टेल्स ये किताब किसकी है, तो आप लोग बोलेंगे ये किताब मेनका गांधी की है। ये कुछ किताबें हैं, याद रखेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। इथरनल इंडिया, कल बात की थी मैंने आपको, इंदिरा गांधी के बारे में बताया था। इथरनल इंडिया माई ट्रूथ, सर जिन्होंने टेस्ट सीरीज ले रखा है उनके लिए फ्री नहीं है क्या। बाबूराव आप एक काम करना, एकेडमी वाले नंबर पर कॉल करके अपने इस इश्यू के रिलेटेड बात कर लेना। नमस्कार भाई लक्ष्य वर्षा, सभी को नमस्कार। आज हमारी अंतिम क्लास है, 72वीं क्लास, कंप्लीट जीएस हो जाएगी। तो वो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके, या एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, या साइंस एंड टेक्नोलॉजी, या गेम्स, सारा कंप्लीट करा दिया है। लास्ट क्लास हमारी, इसको देख लेते हैं। एथरनल इंडिया किसकी किताब है, तो आप बोलेंगे ये इंदिरा गांधी की किताब है। इंदिरा गांधी के द्वारा ये किताब लिखी गई है। विश्व में कुछ महान हस्तियां हैं
उनकी किताब एग्जाम के अंदर पूछी जाती हैं, उनकी किताबों के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे एक महिला मार्गरेट थैचर, मार्गरेट थैचर, इनकी एक पुस्तक है पाथ टू पावर, पाथ टू पावर, ये किताब है, इंपॉर्टेंट है। एक जुल्फिकार अली भुट्टो है, इनकी बेटी की पुस्तक का नाम है डॉटर ऑफ डेस्टिनी, लेकिन एक है जुल्फिकार अली भुट्टो, इनकी पुस्तक का नाम क्या है तो आप लोग बोलेंगे इनकी पुस्तक का नाम है ग्रेट ट्रेजेडी, ग्रेट ट्रेजेडी, ग्रेट ट्रेजेडी किसकी किताब है तो आप लोग बोलेंगे जुल्फिकार अली भुट्टो की। इसके अलावा एक आदमी है अटल बिहारी वाजपेयी, इनकी पुस्तक याद रखेंगे, अटल बिहारी वाजपेयी। ऐसी इनकी दो किताबें हैं, आप लोग दोनों की दोनों याद रखेंगे। एक किताब नाम है राजनीति की रफ्तीली राहें, राजनीति की रफ्तीली राहें, रफ्तीली राहें। और एक किताब है जिसका नाम क्या है तो आप बोलेंगे, एक किताब है इनकी संसद के 3 दशक, संसद के 3 दशक, 3 दशक, ये बुक भी किसकी है तो आप लोग बोलेंगे अटल बिहारी वाजपेयी की। इंपॉर्टेंट किताबें, ठीक है। और जुल्फिकार अली भुट्टो और मार्गरेट थैचर को भी याद रखें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से किस विचारक ने इंडियन फिलोसॉफी पुस्तक लिखी है? इंडियन फिलोसॉफी बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। इंडियन फिलोसॉफी बुक के बारे में बात करेंगे भाई, मैंने आपको लिखवा दी है ये इंडियन फिलोसॉफी, आप लोग बोलेंगे सर्वपल्ली राधाकृष्णन की एक बुक है जिसका नाम क्या है, इंडियन फिलोसॉफी। एक आदमी भाई, आदमी का नाम है अरविंद अडिगा, इनकी भी बुक्स एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। अरविंद अडिगा, कौन कौन सी किताब है जो एग्जाम के अंदर पूछी जाती है? एक बुक आती है एमनेस्टी, एमनेस्टी किसकी किताब है तो आप लोग बोलेंगे एमनेस्टी, ये अरविंद अडिगा की है। द वाइट टाइगर, दी वाइट टाइगर, ये किसकी किताब है तो आप लोग बोलेंगे अरविंद अडिगा की है। एक बुक है सिलेक्शन डेज, सिलेक्शन डेज, ये किताब भी किसकी है तो आप लोग बोलेंगे ये भी अरविंद अडिगा की है। बुक्स में इस व्यक्ति के बारे में याद रखेंगे, तीनों किताब हैं लिख दी है 10 से 12 क्लास में कंप्लीट, ठीक, नोट्स बना लो बिल्कुल भाई। 11 क्लासों में करा रखी, ये 11th क्लास है और लास्ट क्लास है स्टैटिक की। रीटर प्लस बी के एग्जाम्स के लिए केवल इतनी ही स्टैटिक पढ़ेंगे आप लोग। अशूटेबल बॉय, मैं बता दूंगा कौन कौन से टॉपिक हैं, जैसे गवर्नमेंट स्कीम टॉपिक है वो मैंने नहीं कराया, रीजन है करंट अफेयर की जो गवर्नमेंट स्कीम है वो आती है एग्जाम में। अशूटेबल बॉय किसकी किताब है भाई? अशूटेबल बॉय के साथ अशूटेबल गर्ल भी याद रख लेना, अशूटेबल गर्ल, ये किताब याद रखेंगे। 2 लाइव्स, 2 लाइव्स, द गोल्डन गेट, द गोल्डन गेट, ये सारी किताबें किसकी हैं तो आप लोग बोलेंगे ये सारी की सारी किताबें हैं विक्रम सेठ की, विक्रम सेठ के द्वारा ये किताबें लिखी गई हैं। द गोल्डन गेट, 2 लाइव्स, अशूटेबल गर्ल, अशूटेबल बॉयज। अनशूटेबल बॉय की बात करें तो करण जौहर की बात करेंगे हम लोग। करण जौहर वैसे भी अनशूटेबल ही लड़का है तो उनकी भी बुक है, ठीक है, तो ये याद रखेंगे भाई अशूटेबल बॉय विक्रम सेठ। इसके बाद एक आदमी है जिसने किताब लिखी है द नेम सेक, द नेम सेक बुक के बारे में पूछता है। द नेम सेक बुक किसने लिखी है तो आप लोग बोलेंगे झुम्पा लाहिड़ी, झुम्पा लाहिड़ी के द्वारा एक बुक लिखी गई है जिसका नाम क्या है, दी नेम सेक। दी नेम सेक के राइटर कौन है? झुम्पा लाहिड़ी। एक माइकल जैक्सन की किताब पूछी जाती है मून वॉक, मून वॉक बुक किसकी है तो आप लोग बोलेंगे मून वॉक बुक है माइकल जैक्सन, माइकल जैक्सन, इनकी किताब का नाम है मून वॉक, याद रखेंगे। ये तीनों किताब किसकी हैं तो आप लोग बोलेंगे तीनों किताब हैं विक्रम सेठ की। अशूटेबल गर्ल, अशूटेबल बॉय, दोनों याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इसके द्वारा लिखा गया है, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। इसके अलावा बहुत सारी किताबों की बात करेंगे हम लोग। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की बात करूं तो आप लोग आंसर देंगे ये अरुंधति रॉय के द्वारा लिखी गई है। इसी अरुंधति रॉय ने द एल्जेब्रा, द एल्जेब्रा, एल्जेब्रा ऑफ इनफाइनाइट, द एल्जेब्रा ऑफ इनफाइनाइट, ये भी किसने लिखी है तो आप लोग बोलेंगे अरुंधति रॉय ने। एक किताब और लिखी इन्होंने आजादी, आजादी भी किसकी है तो आप लोग बोलेंगे आजादी और एल्जेब्रा ऑफ इनफाइनाइट दोनों की दोनों अरुंधति रॉय के द्वारा लिखी गई, ठीक है। एक किताब है सी ऑफ पुपीज, सी ऑफ पुपीज,
सी ऑफ पुपीज किसके द्वारा लिखी गई है, तो आप लोग बोलेंगे अमिताभ घोष। अमिताभ घोष के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम क्या है, सी ऑफ पुपीज। अमिताभ घोष इस बुक के राइटर है। इसके अलावा किसी किताब याद रखेंगे, इसके अलावा अमिताभ घोष के बाद एक आदमी है, हाउ टू लिव योर लाइफ, इसने बुक लिखी है हाउ टू लिव योर लाइफ। इसकी बुक है तो आप लोग बोलेंगे ये बुक है रस्किन बॉन्ड की। रस्किन बॉन्ड के द्वारा एक किताब लिखी गई है हाउ टू लिव योर लाइफ। एक व्यक्ति और याद रखेंगे, द जंगल बुक। द जंगल बुक एक पुस्तक है, लिखी गई किसके द्वारा है, रुडयार्ड किपलिंग। दी जंगल बुक, दी जंगल बुक बुक किसके द्वारा लिखी गई भाई, तो आप लोग बोलेंगे ये लिखी है रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा लिखी गई। रुडयार्ड किपलिंग ने एक बुक लिखी है जिसका नाम क्या है, द जंगल बुक। इंपॉर्टेंट किताब। आगे बढ़ती है नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा डॉटर ऑफ डेस्टिनी है, एक ऑटोबायोग्राफी। मैंने बताया था द ग्रेट ट्रेजेडी की बात करें तो इनके पिता हैं जुल्फिकार अली भुट्टो। ये बहुत समझदार लड़की है भाई। समझदार लड़की का नाम क्या है, बेनजीर भुट्टो। मलाला यूसुफजई की बुक्स भी लिखी हमने, आई एम मलाला, मलाला यूसुफजई की है। वी आर डिस्प्लेस्ड, मलाला यूसुफजई की है। बेनजीर भुट्टो ने कौन सी किताब लिखी है, डॉटर ऑफ डेस्टिनी। इसके बारे में तो एक बहुत बड़ी कहानी भी है। ऐसा बताते हैं, जब हमने 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ा तो बांग्लादेश को सेपरेट कंट्री बना दिया और 93,000 सिपाही हमने कैद कर लिए थे। कैद करने के बाद उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो। जुल्फिकार अली भुट्टो जब शिमला समझौते में आ रहे थे तो उनकी बेटी बेनजीर भुट्टो बोली मेरे को भी ले चलो, मैं आपके कुछ काम आऊंगी। बेनजीर भुट्टो जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ भारत आई तो एयरपोर्ट पर जब वो हवाई जहाज से उतर रही थी तो उसने अपनी एक चुन्नी थी, चुन्नी को ऐसे फैला लिया और ऐसे फैलाते हुए नीचे उतरी थी और इंदिरा गांधी को बोला था, माता मैं आपसे कुछ मांगने के लिए आई हूं। जब ये बात बोली तो इंदिरा गांधी ने बोला, मांग बच्चा, क्या मांगती, क्योंकि अगर किसी महिला को हम माँ कह के संबोधित करें तो चाहे उसकी जान ले लो, माँ से बड़ी कोई चीज है ही नहीं। और ऐसा ही इंदिरा गांधी को इस बेनजीर भुट्टो ने बोला कि माँ मैं कुछ मांगना आई हूँ। बोली मांग बेटी, के मांग है। बोली माँ मैं अपने 93,000 सिपाहियों को लेने आई हूँ। ऐसा बताते हैं इसी कारण इंदिरा गांधी ने भी 93,000 सिपाही इसकी जोड़ी में डाल दिए थे। यही है वो बेनजीर भुट्टो, पाकिस्तान से। ठीक है, इनकी आत्मकथा याद रखेंगे, डॉटर ऑफ डेस्टिनी। इसके अलावा क्या क्या किताब याद रखेंगे, असोट एट हिस्ट्री, ये किताब है असोट एट हिस्ट्री। असोट एट हिस्ट्री ये किसकी किताब है, तो एक आदमी जिसका नाम है अभिनव बिंद्रा। जब हमने ओलंपिक पढ़े थे तो अभिनव बिंद्रा व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में प्रथम गोल्ड मेडल जीतने वाला व्यक्ति है, अभिनव बिंद्रा के बारे में हमने बात की थी। इसके अलावा कौन कौन सी बुक और याद रखेंगे, एक बुक याद रखेंगे आप लोग उसेन बोल्ट की, फास्टर देन लाइटनिंग। फास्टर देन लाइटनिंग, फास्टर देन लाइटनिंग किसकी किताब है, तो आप लोग बोलेंगे ये उसेन बोल्ट की किताब है। उसेन बोल्ट की किताब है, कौन सी, फास्टर देन लाइटनिंग। बहुत इंपॉर्टेंट किताब, ठीक है, फास्टर देन लाइटनिंग याद रखेंगे इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नो स्पिन पुस्तक किसकी आत्मकथा है, नो स्पिन पुस्तक। ऐसी ऐसी किताबों के बारे में बात करेंगे भाई, जैसे एक है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट इसकी है, तो आप लोग बोलेंगे स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट है कपिल देव की। एक पुस्तक है प्लेइंग टू विन, प्लेइंग टू विन ये किसकी किताब है, सचिन तेंदुलकर की। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ इसकी है युवराज सिंह की, युवराज सिंह। सनी डेज, सनी डेज किसकी है, सुनील गावस्कर, सुनील गावस्कर। शाहिद अफरीदी की किताब है, एग्जाम के अंदर पूछी नहीं गई। इसके अलावा माइकल क्लार्क की है माई स्टोरी, इसकी है माइकल क्लार्क, माइकल क्लार्क ये किताब याद रखेंगे। ये इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है। नो स्पिन सबका पता भाई, सेन वॉर्न की किताब है नो स्पिन।
10 वॉट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, प्लेइंग टू विन निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? प्लेइंग टू विन, प्लेइंग टू विन हमने यहाँ पे किसकी लिख दी? ये सचिन तेंदुलकर की नहीं भाई, सचिन तेंदुलकर की थोड़ा सा इरेज कर लेना, सचिन तेंदुलकर की देख लेना कौन सी है, ये गलत लिख दी मैंने शायद। आगे बढ़ते हैं, प्लेइंग टू विन किसकी आत्मकथा है? देखो, खिलाड़ियों की पुस्तक बहुत प्रसिद्ध होती है, तो मैं खिलाड़ियों के बारे में बात करूंगा तो आप लोग ऐसे लिखेंगे। सबसे पहले है अनब्रेकेबल, अनब्रेकेबल। इसके बाद है अनफिनिश्ड, अनफिनिश्ड। एक है अनस्टॉपेबल, अनस्टॉपेबल। ये किताब किस किसकी है? अगर बात करूं अनब्रेकेबल तो किसकी है? मैरी कॉम। मैरी कॉम की किताब का नाम क्या है? अनब्रेकेबल। एक अनफिनिश्ड है, किसकी है? प्रियंका चोपड़ा, प्रियंका चोपड़ा। अगर मैं बात करूं अनस्टॉपेबल किसकी है, तो अनस्टॉपेबल एक लड़की की जिसका नाम है मारिया सारापोवा, मारिया सारापोवा, इसकी किताब है। एक किताब है प्रेगनेंसी बाइबल, प्रेगनेंसी बाइबल। ये किसकी है? तो आप बोलेंगे ये करीना कपूर की है, करीना कपूर की। किताब का नाम क्या है? प्रेगनेंसी बाइबल। बहुत अच्छे भाई। तो आप लोग आंसर देंगे प्लेइंग टू विन किसकी है? साइना नेहवाल की, साइना नेहवाल की है प्लेइंग टू विन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। साइना नेहवाल, द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत प्यारी किताब है, एक्टरों की किताबें हैं, बहुत सारे एक्टर हैं उनकी किताब है, उसी में से एक द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू ये पुस्तक है। एक द अनशूटेबल बॉय, द अनशूटेबल बॉय किसकी है? तो आप लोग बोलेंगे ये है करण जौहर की, करण जौहर। ये किताब आती है आई एम नॉट मसीहा, आई एम नॉट अ मसीहा। ये किताब किसकी है? तो आप लोग बोलेंगे ये सोनू सूद की है, सोनू सूद। इसके अलावा एक शब्द आता फ्रीडम, फ्रीडम की कुछ किताबें लिखवाता हूं। बिल्कुल आरपी कॉन्सेप्ट भाई है, सारी ये 11 वीडियो हैं, आप देख के जाना और मेरे को बताना कि आपने कैसा स्कोर किया, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन मिले आपको। तो भाई एक फ्रीडम शब्द मिलेगा आपको, जैसे एक बुक है जिसका नाम है फ्रीडम फ्रॉम मिडनाइट, फ्रीडम फ्रॉम मिडनाइट, ये किताब ये याद रखेंगे। एक है फ्रीडम फ्रॉम फियर, फ्रीडम फ्रॉम फियर। एक है फ्रीडम फ्रॉम एग्जाइल, फ्रीडम फ्रॉम एग्जाइल। एक है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये किताबें हैं। एक किताब है द स्ट्रगल ऑफ माई लाइफ, द स्ट्रगल ऑफ माई लाइफ, ये किताबें हैं। अब इन एक किताबों के राइटर पूछ लेता है, जैसे अगर फ्रीडम फ्रीडम है तो फ्रीडम फ्रॉम फियर किसकी है? तो एक लड़की है आंग सांग सू की, म्यांमार की चांसलर रह चुकी है, आंग सांग सू की। ये म्यांमार की चांसलर रह चुकी है, अब इनको गिरफ्तार करके जेल में डाल रखा है। एक फ्रीडम फ्रॉम एग्जाइल किसकी है? दलाई लामा, दलाई लामा। एक किताब लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी है? नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला। इनकी किताब का नाम क्या है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। और इन्हीं की एक पुस्तक है द स्ट्रगल ऑफ माई लाइफ, ये किताब भी किसकी है? नेल्सन मंडेला की है, नेल्सन मंडेला। इनको मैंने आपको पढ़ाया था, दूसरे भारतीय जिनको कौन सा पुरस्कार मिला है। एक फ्रीडम फ्रॉम मिडनाइट है, ये किसकी है? कोलिंस, कोलिंस द्वारा ये किताब लिखी गई फ्रीडम फ्रॉम मिडनाइट। ये किताबें हैं। आरपी कॉन्सेप्ट जो भी आप एग्जाम दोगे उन सभी के लिए बेनिफिशियर हैं। 11 की 11 क्लासेस मैंने अपलोड करा दी, थोड़ी देर में मैं कोशिश करूंगा यूट्यूब पर ये बेहतर की बेहतर क्लासेस प्रोवाइड कर दूं D++ की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए रामबाण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
राजघाट डैश का स्मारक स्थल है। अब हम स्टैटिक के वो टॉपिक करेंगे जो विविध का पार्ट है। सभी टॉपिक विविध का जो पार्ट है, विविध के अंदर मैं आपको एक टॉपिक समाधि स्थल भी पढ़ा रहा हूं। ठीक है, समाधि स्थल में एक तरफ व्यक्ति याद रखेंगे और एक समाधि स्थल का नाम। समाधि स्थल, उसका नाम क्या है? जैसे मैं बात करूं, एक व्यक्ति है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल क्या है? तो आप लोग बोलेंगे इसका नाम है शक्ति स्थल, सॉरी शांतिवन, शांतिवन। इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री हैं। इनका समाधि स्थल क्या कहलाया? तो इनके समाधि स्थल को आप याद रखेंगे विजय घाट, विजय घाट। इसके बाद एक व्यक्ति हैं जिनका नाम क्या है? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी, इनका समाधि स्थल क्या कहलाता है भाई? तो इनका समाधि स्थल कहलाता है इंदिरा गांधी का शक्ति स्थल। शक्ति स्थल किसका है? इंदिरा गांधी का। इसके बाद मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बड़े, मोरारजी देसाई, इनका समाधि स्थल क्या कहलाया? तो आप बोलेंगे इनके समाधि स्थल को बोलते हैं अभय घाट, अभय घाट। इसके बाद चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने, चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल क्या कहलाया? तो आप बोलेंगे किसान घाट, किसान घाट। फिर राजीव गांधी, राजीव गांधी का समाधि स्थल क्या कहलाया भाई? राजीव गांधी का समाधि स्थल, तो आप लोग बोलेंगे राजीव गांधी के समाधि स्थल को बोलते हैं वीर भूमि, वीर भूमि। एक अटल बिहारी वाजपेयी हैं, उनका समाधि स्थल क्या कहलाता है? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इनके समाधि स्थल का नाम क्या है? सदैव अटल, सदैव अटल किसका समाधि स्थल है? तो आप लोग बोलेंगे अटल बिहारी वाजपेयी का। एक महाप्रयाण घाट है, किसका है? राजेंद्र प्रसाद का। और एक चैत्य भूमि है, चैत्य भूमि किसका है? तो आप लोग बोलेंगे चैत्य भूमि है हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनका समाधि स्थल क्या है? तो आप लोग बोलेंगे भीमराव अंबेडकर का समाधि स्थल है चैत्य भूमि। इसके अलावा महाप्रयाण घाट भी, महाप्रयाण घाट किसका है? तो आप लोग बोलेंगे यह राजेंद्र प्रसाद का। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, ये है भारत के अंदर इंपॉर्टेंट समाधि स्थल। राजघाट मैंने बहुत बार बताया आपको, किसका है? महात्मा गांधी का। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट विविध का एक टॉपिक है, इससे ये क्वेश्चन आते हैं। मनु सर द अमाउंट, मैंने पंचम सारी क्लासेस ले ली है, अब आपकी कोई शिकायत नहीं होगी, बिल्कुल बनवा दूंगा भाई, मैं कति कंप्लीट बना दूंगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक संसद का टॉपिक है, संसद के अलग अलग नाम होते हैं, तो उसे क्वेश्चन पूछ लेता है। संसद के अलग अलग नाम है, ऐसे ही पूछा गया। 1905 में रूसी संसद को डैश के रूप में जाना जाता था, आज किस नाम से जाना जाता है ये बता दूंगा मैं। ठीक है, आज उसका रोड क्या कहलाता है। लेकिन संसद सभी देशों की इंपॉर्टेंट है, तो एक एक करके सभी देशों की संसद के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। एक देश है जिसका नाम है अमेरिका, यहां से शुरू करेंगे। अमेरिका की संसद का क्या नाम है? तो आप लोग बोलेंगे अमेरिका की संसद का नाम है कांग्रेस। कांग्रेस, जब मैंने आपको कांग्रेस पढ़ाया था तो आपको बताया था कांग्रेस का अर्थ है लोगों का समूह, ग्रुप ऑफ पीपल्स, क्या कहलाता है? कांग्रेस। इसी कांग्रेस को अमेरिका की संसद बोलते हैं। एक संसद आप लोग जर्मनी की याद रखेंगे, जर्मनी की क्या है? बुंडसटैग, बुंडसटैग। एक आप लोग याद रखेंगे डेनमार्क की, डेनमार्क, फोकलेटन, फोकलेटन इसकी है, तो आप लोग बोलेंगे ये डेनमार्क की है। इसके बाद एशिया कॉन्टिनेंट की संसद की बात करेंगे, जैसे जापान, जापान की संसद का नाम क्या है? डाइट। इजराइल की संसद का नाम क्या है? इजराइल की संसद का नाम है नेसेट, नेसेट। इसके बाद और कौन सी है? भूटान की संसद का क्या नाम है? भूटान की संसद का नाम है तसोंगडू, तसोंगडू। इस देश की संसद है, तो आप लोग बोलेंगे भूटान की है। मलेशिया की संसद का क्या नाम है? मलेशिया की संसद का नाम है दीवान निगारा, दीवान निगारा। इस देश की संसद है, तो आप लोग बोलेंगे ये मलेशिया की संसद है। अगर मैं बात करूं बांग्लादेश, बांग्लादेश की संसद का क्या नाम है? तो बांग्लादेश की संसद का नाम है जातीय पंचायत। बांग्लादेश की संसद का क्या नाम है? आप लोग बोलेंगे जातीय पंचायत, जातीय पंचायत। इसके बाद मैं बात करूं
बांग्लादेश के पास एक नेपाल की संसद याद रखेंगे। नेपाल की संसद का क्या नाम क्या है, तो आप बोलेंगे राष्ट्रीय पंचायत। राष्ट्रीय पंचायत। एक अफगानिस्तान की संसद याद रखेंगे। अफगानिस्तान की संसद का क्या नाम है, तो आप बोलेंगे अफगानिस्तान की संसद का नाम है शोरा। शोरा अफगानिस्तान की संसद है। ये सभी देशों की संसद है, याद रखेंगे। 1 by 1 इनसे क्वेश्चन पूछ लेता है। अभी आपको याद रखना है रूस की संसद का नाम क्या है, ड्यूमा। ड्यूमा। और ये किस रोड पर स्थित है, तो आप लोग बोलेंगे ये क्रेमलिन रोड पर स्थित है। क्रेमलिन एक जगह है, वहां पर संसद स्थित है। बिल्कुल भाई पंचम, आप टेंशन मत लो, मैंने आपके लिए बहुत अच्छी चीजें तैयार की। अगला एक टॉपिक है भाई विविधकाई, जिसके अंदर हम लोग बात करते हैं प्रमुख सीमा के बारे में। इस देश की सीमा किसके साथ लगती है और इन देशों की सीमा का क्या नाम है। जैसे बात करते हैं अपनी से ही है, अपनी एक रेड क्लिफ लाइन है, रेड क्लिफ लाइन। अब जो रेड क्लिफ लाइन है ये किन दो देशों के बीच में है, तो आप लोग बोलेंगे ये भारत और पाकिस्तान के बीच में। भारत और पाकिस्तान। या फिर आप लोग बोलेंगे भारत और बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश पहले पाकिस्तान एक था। भारत और बांग्लादेश इनके बीच में, भारत और बांग्लादेश के बीच में क्या है, तो रेड क्लिफ लाइन। इसके बाद एक लाइन आती है ड्यूरंड लाइन। ड्यूरंड लाइन भारत और अफगानिस्तान के बीच में भी है और भारत और पाकिस्तान के बीच में भी, क्योंकि पाकिस्तान पहले भारत का ही तो था। तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में भी है। 106 किलोमीटर सीमा हमारी इसी के साथ लगती है, लेकिन पीओके वाले एरिया से, पीओके वाला एरिया आज के समय किसके पास है, पाकिस्तान के पास। अब इसमें पूछा गया ड्यूरंड रेखा किस किस के बीच में, तो आप लोग बोलेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, क्योंकि पाकिस्तान पहले हमारा ही तो पार्ट था। 1896 में लाइन खींची गई थी 1896 में। इसके अलावा एक मैकमोहन लाइन, मैकमोहन लाइन के बारे में आप लोग पढ़ते हैं कि भाई ये तिब्बत और भारत के बीच में खींची गई थी, लेकिन आज के समय किसके बीच में है, भारत और चीन। भारत और चीन, या चीन को आप लोग क्या लिख सकते हैं, तिब्बत। तिब्बत या भारत और चीन के बीच में कौन सी है, मैकमोहन लाइन। इसके बाद एक रेखा है 38वीं समानांतर रेखा, इंपोर्टेंट। 38वीं समानांतर रेखा ये किस देश के बीच में है, तो हम बोलेंगे 38वीं समानांतर रेखा एक कोरिया है, उत्तर कोरिया, जिसकी राजधानी क्या है, प्योंगयांग। उत्तर कोरिया और एक देश है दक्षिण कोरिया, जिसकी राजधानी सियोल। इन दो देशों के बीच में है, नाम क्या है, तो आप लोग बोलेंगे नाम है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में 38वीं समानांतर रेखा। एक 49th पैरेलल लाइन है, 49वीं समानांतर रेखा। 49वीं समानांतर रेखा। 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच में, तो आप लोग बोलेंगे 49वीं समानांतर रेखा यूएसए यानी अमेरिका और कनाडा के बीच में। अमेरिका और कनाडा के बीच में कौन सी है, तो आप लोग बोलेंगे 49वीं समानांतर रेखा। इसके बाद एक लाइन है मैगीनोट लाइन। मैगीनोट, मैगीनोट रेखा ये किन किन देशों के बीच में, तो आप लोग बोलेंगे मैगीनोट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच में। जर्मनी और फ्रांस के बीच कौन सी है, तो आप लोग बोलेंगे जर्मनी और फ्रांस के बीच मैगीनोट लाइन। इसके बाद एक रेखा जिसका नाम क्या है, हिंडनबर्ग रेखा। हिंडनबर्ग, हिंडनबर्ग सीमा किन की देशों के बीच में, तो आप बोलेंगे जर्मनी और पोलैंड के बीच में। जर्मनी और पोलैंड, जर्मनी और पोलैंड के बीच में क्या है, तो आप लोग बोलेंगे जर्मनी और पोलैंड के बीच में है हिंडनबर्ग रेखा। ये महत्वपूर्ण रेखा है जो दो देशों के बीच में होती है। नमस्कार भाई ऑलराउंडर यूट्यूबर। तो भाई ये सारे के सारे आप लोग याद रखेंगे। ड्यूरंड रेखा किस किस देश के बीच में, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। भारत और अफगानिस्तान के बीच में भी है, 106 किलोमीटर लंबी है, लेकिन ये अभी किसके पास है, पीओ के पास। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित भारतीय व्यक्ति में किसे युवा तुर्क के नाम से जाना जाता है। भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या होते हैं, नाम आते हैं। नाम जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको सुनने को मिलेगा, एक आदमी लिख लो आंध्र केसरी, आंध्र केसरी। एक लिख लो बिहार केसरी, बिहार केसरी, बिहार केसरी। एक लिख लो बंगाल केसरी, बंगाल केसरी। एक लिख लो हरियाणा केसरी, हरियाणा केसरी। एक लिख लो पंजाब केसरी, पंजाब केसरी। इनके नाम पूछ लेता है कि इस व्यक्ति को
इस नाम से जाना जाता है। अगर मैं आंध्र केसरी की बात करूं तो एक आदमी है टी प्रकाशम। टी प्रकाशम को क्या बोलते हैं तो आप लोग बोलेंगे आंध्र केसरी। अगर बिहार केसरी की बात करूं तो श्री कृष्ण जी, श्री कृष्ण जी को क्या बोलते हैं बिहार केसरी। अगर बंगाल केसरी की बात करूं तो आशुतोष मुखर्जी, आशुतोष मुखर्जी को क्या बोलते हैं तो आप लोग बोलेंगे आशुतोष मुखर्जी को बंगाल केसरी बोलते हैं। हरियाणा केसरी की बात करूं तो हरियाणा केसरी कौन है, पंडित नेकीराम शर्मा, नेकीराम शर्मा को क्या बोलते हैं हरियाणा केसरी। अगर मैं बात करूं पंजाब केसरी तो आप लोग बोलेंगे लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय पंजाब केसरी। एक लाला मुरलीधर है, लाला मुरलीधर, उनके बारे में बात कर सकते हैं हम लोग, लेकिन वो हरियाणा जी के अंदर बात करते हैं लाला मुरलीधर, ये अलग है। ठीक है, अब दो उपाधियां और, जैसे एक है लोकमान्य, इनमें लोकमान्य पूछ लेगा आपसे, लोकमान्य की उपाधि किसके पास है, और एक है लोकनायक, लोकनायक, ये उपाधि भी याद रखेंगे। अगर मैं लोकमान्य की बात करूं तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। और अगर मैं लोकनायक की बात करूं तो आप लोग बोलेंगे जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण को क्या बोलते हैं तो आप लोग बोलेंगे जयप्रकाश नारायण को हम लोग लोकनायक बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद और कौन व्यक्ति है तो एक आता माता बसंत, माता बसंत के नाम से किसे जाना जाता है तो आप लोग बोलेंगे माता बसंत के नाम से एनी बेसेंट को बोला जाता है, एनी बेसेंट, एनी बेसेंट को माता बसंत बोलते हैं। इसके बाद एक आदमी याद रखेंगे जिसका नाम है ब्लैक गांधी, ब्लैक गांधी के नाम से किसे जाना जाता है तो आप लोग बोलेंगे ब्लैक गांधी है मार्टिन लूथर। कभी आप लोग नेल्सन मंडेला बोले, बराक ओबामा बोले, मार्टिन लूथर, मार्टिन लूथर को आप लोग क्या याद रखेंगे ब्लैक गांधी, मार्टिन लूथर जूनियर थे उनको ब्लैक गांधी बोला करते। अगर मैं बात करूं युवा तुर्क तो एक व्यक्ति है जिनका नाम है चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद, इंपॉर्टेंट आदमी, बहुत बड़ी कहानी है। अभी थोड़े दिन बाद इनका देहांत भी हुआ था 27 फरवरी 1931, उसके बाद ही तो 23 मार्च 1931 को हमारे भगत सिंह राजगुरु सुखदेव की फांसी दी गई थी। कुछ पूछा है भारतीय गन्ना शोध संस्थान है, एक टॉपिक है जिसका नाम है रिसर्च इंस्टीट्यूट। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि गन्ना शोध संस्थान कहाँ पे है, चावल शोध संस्थान कहाँ पे है, चावल शोध संस्थान कटक उड़ीसा के अंदर है। फिर पूछ लेगा कि भाई वनस्पति शोध संस्थान कहाँ पे है, लखनऊ के अंदर है। फिर आपसे पूछ लेगा नारियल शोध संस्थान कहाँ पे है, कासरगोड के अंदर है। फिर तंबाकू शोध संस्थान पूछेगा, राजमुंदरी के अंदर है। ऐसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछता है तो हम लोग क्या करेंगे शोध संस्थान भी लिखेंगे। एक तो याद रखेंगे गन्ना शोध संस्थान कहाँ पे है, लखनऊ के अंदर। ठीक है, लखनऊ के अंदर कौन सा है, गन्ना शोध संस्थान। इसके बाद आप लोग लिखेंगे सब क्या लिखेंगे राष्ट्रीय, राष्ट्रीय सबसे इंपॉर्टेंट है चावल शोध संस्थान। अंतरराष्ट्रीय मैंने बताया था मनीला फिलीपींस के अंदर है, और राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ पे है तो आप लोग बोलेंगे राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान ये है कटक, कटक कहाँ पे है उड़ीसा, कटक उड़ीसा के अंदर है राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान। फिर एक पूछ लेगा राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान, राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान, राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान ये कहां पे है तो आप लोग बोलेंगे ये है करनाल, करनाल कहां पे है हरियाणा के अंदर, करनाल हरियाणा। फिर आपसे पूछेगा राष्ट्रीय चमड़ा शोध संस्थान, राष्ट्रीय चमड़ा शोध संस्थान, चमड़ा शोध संस्थान कहां बताएंगे भाई तो आप लोग बोलेंगे यह है कानपुर के अंदर, चमड़ा शोध संस्थान कानपुर, कानपुर उत्तर प्रदेश। फिर आपसे पूछेगा तंबाकू शोध संस्थान, राष्ट्रीय तंबाकू शोध संस्थान, तंबाकू शोध संस्थान कहां लगाएंगे भाई तो आप लोग बोलेंगे तंबाकू शोध संस्थान ये है राजमुंदरी, राजमुंदरी। फिर आपसे पूछ लेगा राष्ट्रीय नारियल शोध संस्थान, राष्ट्रीय नारियल यानी कोकोनट, राष्ट्रीय नारियल शोध संस्थान ये कहां पे है तो आप लोग बोलेंगे राष्ट्रीय नारियल शोध संस्थान का हेडक्वार्टर है कासरगोड, कासरगोड। फिर आपसे पूछेगा राष्ट्रीय वनस्पति शोध संस्थान, राष्ट्रीय वनस्पति शोध संस्थान, वनस्पति शोध संस्थान ये भी कहां पे है तो आप लोग बोलेंगे राष्ट्रीय वनस्पति शोध संस्थान भी लखनऊ के अंदर है, लखनऊ। अगर मैं बात करूं पर्यावरण शोध संस्थान या हेडक्वार्टर पूछ लेगा सीधा सीधा नीरी का हेडक्वार्टर कहां पे है, नीरी,
एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है तो आप लोग बोलेंगे दिल्ली के अंदर है। ऐसे ऐसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, आपको याद रखेंगे। ये सारे के रिसर्च इंस्टीट्यूट एक टॉपिक है मिसलेनियस के अंदर। आगे बढ़ते, सीएपीएफ एक टॉपिक है। सीएपीएफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। भारत के अंदर बहुत सारी पैरामिलिट्री फोर्स हैं, इनसे क्वेश्चन पूछता है। यहां तो पूछ लिया आईटीबीपी का पूर्ण रूप, लेकिन मैं आपको सभी पढ़ाने का काम करूंगा। सीएपीएफ यानी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, क्योंकि इसके बाद तो आपको केवल इतना पढ़ना है भाई, स्थापना यहाँ बात कर लेंगे हम लोग, लेकिन आपको अध्यक्ष देखने हैं कि वर्तमान आईटीबीपी का अध्यक्ष कौन है, सीआरपीएफ का कौन है, बीएसएफ का कौन है, एसएसबी का कौन है, ऐसे पढ़ते हैं। तो अभी बात कर लेते हैं सबसे पुरानी कौन सी है, असम राइफल। सीएपीएफ में सबसे पुरानी है असम राइफल। असम राइफल के बारे में याद रखेंगे। इसकी स्थापना कब हुई, 1835। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है तो हेडक्वार्टर है मोसिनराम, मेघालय के अंदर शिलोंग। एकमात्र पैरामिलिट्री फोर्स है जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली से बाहर है। दिल्ली से बाहर हेडक्वार्टर असम राइफल। इसी को बोलते हैं पूर्व का प्रहरी। पूर्व का प्रहरी, पूर्व का प्रहरी इसे ही बोलते हैं असम राइफल। ठीक है। इसके बाद सेकंड पैरामिलिट्री फोर्स की बात करूं तो आप लोग बोलेंगे सीआरपीएफ। सीआरपीएफ कब स्थापना हुई थी, 1929। नाम क्या था, क्राउन रिप्रेजेंटेटिव। क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस फोर्स। पुलिस फोर्स। अब 1949 में हमने इसका नाम चेंज कर दिया, क्या कर दिया, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसका नाम चेंज कर दिया। ठीक है। इसके बाद तीसरा याद रखेंगे एनसीसी यानी नेशनल कैडेट कोर। नेशनल कैडेट कोर, इसकी स्थापना कब हुई थी तो आप लोग बोलेंगे 1948, 1948। इसके बाद आप लोग याद रखेंगे, इसके बाद आईटीबीपी। आईटीबीपी की फुल फॉर्म तो यही लिख रखी है, आप लोग याद रखेंगे इसकी स्थापना कब हुई, 1962। इसकी फुल फॉर्म क्या है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। आईटीबीपी है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, यानी भारत और तिब्बत के बीच में, तिब्बत और भारत के बीच में कौन सी है, आईटीबीपी। अभी इसी आईटीबीपी के बाद पांचवी इसी समय एक पुलिस बनाई हमने, एसएसबी। एसएसबी कब बनी, 1963। 1963 में इसे क्या बोलते थे, स्पेशल सर्विस ब्यूरो। स्पेशल सर्विस ब्यूरो, लेकिन इसका नाम चेंज कर दिया कब, साल 2003। 2003 से हम इसे किस नाम से जानते हैं, 2003 से हम लोग एसएसबी को वो जानते हैं सशस्त्र सीमा बल। सशस्त्र सीमा बल, सशस्त्र सीमा बल के नाम से जानते हैं 2003 से। इससे पहले 1963 में हम क्या बोलते थे, स्पेशल सर्विस ब्यूरो। इसके बाद अगली पैरामिलिट्री फोर्स कौन सी बनाई हमने, तो सीआईएसएफ। सीआईएसएफ कब बनाई, 1969। नाम क्या है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल पुलिस फोर्स, सिक्योरिटी फोर्स। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसके बाद हमने कौन सी बनाई तो आप लोग बोलेंगे, इसके बाद हमने बनाई एनएसजी। एनएसजी की स्थापना कब हुई, 1984। फुल फॉर्म क्या है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। ठीक है, ये याद रखेंगे भाई। ये सारी की सारी क्या है, पैरामिलिट्री फोर्स। अपनी पैरामिलिट्री फोर्स के बारे में ये सारी की सारी बातें याद रखेंगे। ये इनकी स्थापना भी लिख दी है, इनके हेडक्वार्टर सबको पता दिल्ली में है। लेकिन एक बात, ओके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी। भारत में प्रथम महिलाओं से क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई कौन सी पहली आईएएस थी, कौन सी पहली आईपीएस थी, कौन सी पहली ग्रेजुएट थी, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो एक बार बात करेंगे हम लोग भारत की प्रथम महिला, प्रथम महिला टॉपिक से। जैसे पूछेगा कि भाई पहली आईएएस, प्रथम आईएएस, प्रथम महिला आईएएस, प्रथम आईएएस महिला कौन है, तो अन्ना बावी जॉर्ज या अन्ना जॉर्ज। ठीक है। इसके बाद याद रखेंगे प्रथम आईपीएस। प्रथम आईपीएस कौन है तो आप लोग बोलेंगे किरण बेदी। किरण बेदी। फिर आपसे पूछ लेगा प्रथम महिला मंत्री। मंत्री कौन है, राजकुमारी अमृता कौर।
राजकुमारी अमृता कौर क्या है? प्रथम महिला मंत्री है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था एक बार डीटर प्लस में, आया 2017 में था, लेकिन क्या गया था कि जो एक अस्पताल है एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इसकी ओपीडी का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो राजकुमारी अमृता कौर। ये भारत की प्रथम क्या थी? स्वास्थ्य मंत्री थी। ठीक है, तो राजकुमारी अमृता कौर इंपॉर्टेंट। इसके बाद पूछेगा प्रथम स्नातक, स्नातक या चिकित्सक भी बोल दे आपसे या ग्रेजुएट बोल दे तो कादम्बिनी गांगुली, कादम्बिनी गांगुली, ये याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद ये कोर्ट वाली बहुत चलती है भाई। पहली सुप्रीम कोर्ट की महिला न्यायाधीश कौन थी? तो फातिमा बीबी। आज तक चीफ जस्टिस कोई नहीं बनी है, लेकिन क्या बन गई है? फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश बन गई है। अब पूछ लेगा हाई कोर्ट, हाई कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश, प्रथम न्यायाधीश कौन बनी है? तो आप लोग बोलेंगे लीला सेठ। न्यायाधीश कौन बनी है? लीला सेठ, लीला सेठ, उत्तराखंड के अंदर पढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद सत्र न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश, सत्र न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी है? तो आप लोग बोलेंगे अन्ना चांडी। ये रही न्यायाधीश अन्ना चांडी, अन्ना चांडी। फिर एक क्वेश्चन पूछेगा लोकसभा की पहली महिला स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष, उसका नाम क्या है? तो आप लोग बोलेंगे लोकसभा अध्यक्ष का नाम है मीरा कुमार, मीरा कुमार। ठीक है, ये भारत के अंदर प्रथम महिलाएं हैं जो एग्जाम के अंदर पूछी जाती हैं, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय सेना के पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने भारत पाक युद्ध 1971 के बाद भारतीय सेना के फील्ड मार्शल का पद प्राप्त किया था? बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है, अनेकों कहानी है इनके बारे में। इनको बहुत सारी गोलियां लगी थी, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर बोले भाई क्या हो गया, दिलासा देने के लिए बोले कुछ नहीं, गधे ने लात मार दी। इंदिरा गांधी को डार्लिंग बोलते थे। इंदिरा गांधी ने बोला कि बांग्लादेश पर अटैक करना, पाकिस्तान पर, बोले डार्लिंग वेट कर, ठंड का, ठंड आने दे फिर अटैक करेंगे। और अटैक किया, पाकिस्तान के टुकड़े किए, और उन्हीं को प्रथम फील्ड मार्शल, फिल्म आ रखी इन पर, शायद विकी कौशल ने उस फिल्म में रोल किया है। फिल्म का नाम क्या है? तो सैम मानेकशॉ, जनरल सैम मानेकशॉ, सैम बहादुर के नाम से आप लोग जानते हैं। इसका पूरा नाम है जनरल SHFJ सैम मानेकशॉ। ये पारसी धर्म से बिलोंग करते हैं, पारसी, जैसे आप लोग रतन टाटा को बोलते हैं ना पारसी, ऐसे ही पारसी धर्म से लोग करते हैं। सैम मानेकशॉ बहुत इंपॉर्टेंट, सेना के फील्ड मार्शल प्रथम। अभी सेना की बात आ गई तो हमारे पास तीन सेनाएं, एक सेना वायुसेना। क्वेश्चन पूछेगा वायुसेना के प्रथम अध्यक्ष, वायुसेना के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष का नाम आप लोग क्या बताएंगे? तो आप लोग बोलेंगे S मुखर्जी, S मुखर्जी वायुसेना के प्रथम अध्यक्ष थे। इसके बाद एक नौसेना हमारे पास, नौसेना के प्रथम अध्यक्ष, नौसेना यानी नेवी, नौसेना के प्रथम अध्यक्ष या एडमिरल, इनका नाम क्या है? तो आप लोग बोलेंगे RD कटारी, RD कटारी। इसके बाद प्रथम कमांडर इन चीफ, प्रथम कमांडर इन चीफ किसके? सेना के, कमांडर इन चीफ। प्रथम कमांडर इन चीफ कौन थे? जनरल KM करियप्पा, KM करियप्पा, करियप्पा, ये इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं प्रथम पायलट, भारत में प्रथम पायलट कौन थे? तो आप लोग बोलेंगे JRD टाटा, JRD टाटा कौन थे? प्रथम पायलट थे। ऐसे पूछ लेता है, इनके अंदर हम लोग बात नहीं कर रहे, वरना पूछते हैं भाई राम राम भाई आशीष, क्वेश्चन पूछ लेता है इसके अंदर कि भाई सबसे छोटी पोस्ट कौन सी है? कमांडिंग पोस्ट, तो आप लोग बोलेंगे लेफ्टिनेंट है। और सबसे बड़ी जनरल है, इसके अंदर ब्रिगेडियर भी आते हैं, मेजर भी आते हैं, सूबेदार भी आते हैं, सारे के सारे इनके अंदर बात करते हैं हम लोग स्टेप बाय स्टेप। तो ये आर्मी से इतने ही क्वेश्चन पूछते हैं, ये बता देंगे। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भारत के किस राज्य में बनाया जा रहा है? बन चुका है मोटेरा स्टेडियम। ओलंपिक कराने की सोच रहे हैं यहाँ पर, लेकिन पूछा गया है भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। इसके अलावा बात कर लेता हूं मैं थोड़ी बहुत और, जैसे बात करूं भारत का सबसे बड़ा अजायब घर, सबसे बड़ा अजायब घर, तो आप लोग क्या बोलेंगे? भारत का सबसे बड़ा अजायब घर है कोलकाता अजायब घर, कोलकाता अजायब घर। अगर मैं बात करूं भारत की सबसे बड़ी मीनार, सबसे बड़ी मीनार,
तो आप लोग क्या बोलेंगे? सबसे बड़ी मीनार का नाम है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार। भारत की सबसे बड़ी सुरंग आती थी एग्जाम के अंदर, उसका नाम था चेनानी नासरी। चेनानी नासरी सबसे बड़ी सुरंग। सबसे बड़ा बांध मैंने आपको पढ़ा ही दिया। ठीक है। क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है? तो आप लोग बोलेंगे गुजरात के अंदर बनाया जा रहा है। गुजरात। क्या नाम है? मोटेरा स्टेडियम। मोटेरा स्टेडियम। एक मोटेरा फेस्टिवल पढ़ाया था मैंने, एक मोटेरा स्टेडियम आ गया। ठीक है। ईडन गार्डन पढ़ लेते हैं हम लोग स्टेडियमों में। ईडन गार्डन। एक लॉर्ड्स का मैदान इंग्लैंड के अंदर है, लंदन में। तो लॉर्ड्स का मैदान भी याद रखना भाई। लॉर्ड्स का मैदान कहाँ पे है? लॉर्ड्स। ये कम लॉर्ड्स का मैदान कहाँ पे है? लॉर्ड स्टेडियम बोलो, इंग्लैंड। इंग्लैंड के अंदर है लॉर्ड्स का मैदान। ओके, आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? पक्षी से क्वेश्चन पूछ लिया भाई, सब जानते हैं, भागता है सिर्फ पैरों पर। सबसे बड़ी जीवित कोशिका शतुरमुर्ग का अंडा। तो शतुरमुर्ग सबसे बड़ा पक्षी भी है। ठीक है। अगर मैं बात करूं सबसे छोटा पक्षी, सबसे छोटा पक्षी अगर आपसे पूछेगा तो आप लोग क्या बताएंगे? सबसे छोटा पक्षी है हमिंग बर्ड। सबसे छोटा पक्षी नाम क्या है? हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड। सबसे बड़ा सतनी। सबसे बड़ा सतनी। सतनी कौन होते भाई? जो दूध पिलाते हैं। कौन है? ब्लू व्हेल। सबसे समझदार जानवर। सबसे समझदार पशु। सबसे समझदार समझदार पशु। तो आप लोग किसे बोलेंगे? चिंपांजी। चिंपांजी। सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा जानवर कौन सा है? सबसे ऊंचा जानवर तो आप लोग किसे बोलेंगे? जिराफ। एक कॉपी करता है, बिल्कुल नकल मार लेता है, वो कौन है? लायर बर्ड। तो ऐसे करके आप लोग सारे के सारे इनको याद रखेंगे, बड़े छोटे ऊंचे लंबे सब याद रखें। आगे बढ़ते हैं। पीसा का लीनिंग टावर किस देश में स्थित है? पीसा के लीनिंग टावर की पूछी गई है। एक मीनार है जो सीधी है लेकिन ऐसे हो रखी थोड़ी सी टेढ़ी। वो टेढ़ी मीनार कहाँ पे है? वहां की प्रधानमंत्री का ऐसा बताते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री के साथ अफेयर चल रहा है। उनका नाम क्या है? जॉर्जिया मेलोनी। जॉर्जिया मेलोनी कहाँ की है ये आपको पता है? तो आप लोग पीसा का लीनिंग टावर भी बता देंगे। ये थोड़ी सी टेढ़ी है, ये मीनार है ऐसे थोड़ी सी टेढ़ी हो रखी है, गिरती भी नहीं और सीधी भी नहीं हो रही। ठीक है। पीसा का लीनिंग टावर। इसके अलावा आपसे पूछेगा ओपेरा हाउस। ओपेरा हाउस इसके बारे में पूछ लिया कि भाई ये कहाँ पे है, तो आप लोग बोलेंगे ये ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है सिडनी। सिडनी के अंदर क्या है? ओपेरा हाउस। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का सिडनी शहर है, उसके अंदर एक ओपेरा हाउस है जहां पर क्या है, तो आप लोग बोलेंगे। इसके बाद एक विक्टोरिया पैलेस की बात करेगा। विक्टोरिया पैलेस, वैसे तो बहुत जगह है विक्टोरिया पैलेस महारानी को खुश करने के लिए, लेकिन आप लोग आंसर क्या देंगे? टोक्यो। टोक्यो कहाँ पे है? टोक्यो जापान के अंदर। जापान। इसके बाद एक एफिल टावर पूछ लेता है। एफिल टावर ये कहाँ पे है? एफिल टावर तो आप लोग बोलेंगे एफिल टावर है फ्रांस के पेरिस में। पेरिस फ्रांस। पेरिस फ्रांस के अंदर क्या है? एफिल टावर। अगर एक पूछेगा स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी, स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी, स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी, स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ पे है? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क कहाँ पे है? तो आप लोग बोलेंगे यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर है, यहाँ पर है। स्टेच्यू ऑफ पीस भारत में है। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी भारत के अंदर, सरदार वल्लभ भाई पटेल के ना, गुजरात के अंदर। तो ऐसे करके ना बहुत सारी हैं। आप लोग पीसा का लीनिंग टावर याद रखेंगे, ये कहाँ पे है? इटली। इटली के अंदर है जो कि मीनार। ओके, ये थी भाई आज के अपने क्वेश्चंस। इसके बाद कुछ टॉपिक्स हैं स्टैटिक जीके के, लेकिन मैंने छोड़ दिए हैं। कौन कौन सी? तो एक टॉपिक आप लोग गवर्नमेंट स्कीम है। अभी गवर्नमेंट स्कीम यदि एग्जाम पूछता कि भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो आप सबको पता है, सुकन्या समृद्धि योजना सबको पता है। अभी ये एक टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैंने क्या किया, इसे क्वेश्चन नहीं उठाए क्योंकि DSSB करंट की जो योजना है ना, जैसे 5T योजना दिल्ली के अंदर लगाई थी कोरोना के टाइम पे, ऐसी पूछता है जो करंट की है, पुरानी नहीं पूछता।
अगर पुरानी पूछता या फिर बीजेपी गवर्नमेंट से रिलेटेड पहले पूछता, अब तो बीजेपी गवर्नमेंट आ गई है, थोड़ा ध्यान रखना है। अब तो पढ़नी पड़ेंगी सारी सारी स्कीम, लेकिन पहले पूछी है एग्जाम के अंदर। गवर्नमेंट स्कीम छोड़ दिया, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी छोड़ दिया मैंने। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्री परिषद पूछ लेता है, जल मंत्री कौन है, जल मंत्री के बाद मुख्यमंत्री पूछ लेगा किसी राज्य का। तो ये क्या है, ये आप लोग करंट अफेयर से कनेक्ट करके पढ़ पाएंगे, ठीक है। ये है आज की क्लास। अब मैंने क्या किया भाई, मैंने आपको बता दिया, मैंने 72 क्लास के अंदर आपकी D++ की कंप्लीट जीके करा दी है। आपको केवल 72 क्लासेस देखनी है, आपकी जीएस बहुत अच्छी हो जाएगी। मैं आपके सुनहरे भविष्य की कामना करूंगा, क्योंकि जीएस बहुत सारे बच्चों की दिक्कत है, लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए एक इनिशिएटिव किया है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वर्ल्ड हिस्ट्री के भी क्वेश्चंस हैं। जिस बच्चे के पास बैच में ही, बैच में बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं, इन बैच के बच्चों के लिए मैंने क्या किया है, ये क्लास है, क्लास के बाद इसके नीचे वर्कशीट है। जैसे हमने क्या किया, D++ के प्रीवियस ईयर को चैप्टर वाइज और सब्जेक्ट वाइज तोड़ रखा है। तो मैंने एंशिएंट कंप्लीट कराई और एंशिएंट की वर्कशीट डाल रखी है। आप लोग क्या करें, एक बार मेरे से पढ़ें, एक कॉपी ले, कॉपी के अंदर सारा का सारा लिखें, और लिखने के बाद D++ की जो होमवर्क शीट है उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। आपके सभी क्वेश्चन लग जाएंगे, मैक्सिमम क्वेश्चंस। तो आशा करूंगा मेरी आज की बातें आपको समझ में आई होंगी। थोड़ा सा अच्छी तैयारी रखें, एग्जाम करें। एग्जाम कभी भी हो सकता है। 72 क्लासेज हैं, आप लोग जल्दी से इन क्लासेज को अपनी एक पेयर सी बुक रखेंगे, कॉपी लेके आएंगे जो वाइट पेजेस, क्योंकि उसके अंदर अच्छे से नोट्स बनाएंगे और नोट्स बनाकर रिवाइज करेंगे दिन प्रतिदिन, क्योंकि याद करना इजी है। एक दिन एक क्लास ली याद कर लेंगे, लेकिन उसको बार बार रिवाइज करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो आज के लिए हमारी बातें थी वो यहीं तक थी। आशा करूंगा आपको मेरी बात समझ में आई होंगी। अगर किसी बच्चे का कोई भी रिलेटेड डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, उसके बाद मैं क्लास को समाप्त करूंगा। सर, जो ई बुक में कंप्यूटर के क्वेश्चन डाले हैं उनके आंसर भी उनके साथ दें। आर्यन नहीं दे सकते क्योंकि वो प्रैक्टिस शीट है भाई। वो आप लोग मेरे को पता कैसे कह रहे, जैसे घटना चक्कर होती है ना, क्वेश्चन डाल दिया, फिर उसके नीचे आंसर डाल दिया, फिर उसके बारे में डाल दिया, ऐसे नहीं, आपको ऐसे बुक से पढ़ना पड़ेगा। वो हमारी प्रैक्टिस शीट है जो आपको ई बुक फॉर्मेट में मिली है। नीचे जाके आंसर आ रहा है, नहीं काम कर, उसका फोटो खींच ले या फिर लिख ले पेज पे, ऐसे भी तो कर सके, ठीक है। वो प्रैक्टिस शीट है जो मैंने इसके साथ डाली, वो भी प्रैक्टिस शीट ही है, प्रैक्टिस करनी है भाई, ओके। तो आज के लिए मैं आपसे यहीं पर अलविदा लूंगा। अगर किसी बच्चे का किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।